Assalamu alaikum and welcome to all the students who have joined us in this video. So we are going to cover the final term subjective part for CS 205, that is information security. और ये बेसिकली सर कासिम की फ़ाइल है जिसमें से 80% प्लस जो है वो पेपर आता होता है CS 205 का, ठीक है. सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. अब यहाँ पे देखें क्या पूछा हुआ है कि की लीडरशिप लाइक क्वालिटीज़ आपने बतानी है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो हेड होता है, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडरशिप की, वो आपने जो है वो बतानी है. और ये यूजली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आता होता है, ठीक है. अब यहाँ पे देखें, ये आपकी मतलब आपको मॉड्यूल्स में भी एक टॉपिक मिल जाएगा लास्ट वीक्स में से. अब ये कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड में होनी चाहिए. यहाँ पे आ जाता है ऑथेंटिसिटी, कैंडिडनेस, फेयरनेस एंड फेयर प्ले, टीम इन्वायरमेंट, रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट एंड हार्ड वर्क, एंड देन सेलिब्रेटिंग सक्सेस. अब इनकी हम डिटेल्स भी देखते हैं, लेकिन अगर उसने लाइक आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि सिर्फ आपने नेम्स ही बताने हैं, देन आपने मतलब नेम्स ही काफ़ी हैं. और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है या फिर कहा हुआ है कि आपने वन लाइन इसको डिफाइन भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है, तो फिर आगे से जो है डिटेल आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है. ऑथेंटिसिटी में आप देखें, ऑथेंटिसिटी के पॉइंट में आ जाता है कि आईटी जो है, फील्ड ऑफ आईटी, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. तो इसमें डिफरेंट स्किल्स और एक्सपर्टीज़ जो हैं वो चाहिए होती हैं. सो नो पर्सन नोज इट ऑल, कि कोई भी लाइक आपके स्टाफ में, आपके एम्प्लॉयज़ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो मतलब हर स्किल में उसे एक्सपर्टीज़ जो है वो हासिल हो, ठीक है. तो इसलिए क्या है कि लाइक कम्युनिकेट दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेशंस. तो आपके पूरे स्टाफ में हर एम्प्लॉय की अपने लेवल पे कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी, लाइक वो हर चीज़ में जो है वो एक्सपर्ट नहीं होगा, ठीक है. तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अपनी मिस्टेक्स को, अपने फेलियर्स को एडमिट करें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि कोई भी परफेक्ट नहीं है. अब पूरा जो स्टाफ है वो मिल के जो है वो कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है. अब हर अलग से जो पर्सन है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट ये नहीं कह सकता कि ये सारे इसके जितने भी माइलस्टोन्स हैं वो मैं अकेला अचीव कर सकता हूँ, ठीक है. सो गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू. तो जब भी हमने किसी सेकंड पर्सन को अगर आपने क्रेडिट देना है, देन डोंट हेजिटेट, और क्रेडिट जो है वो आपने दे देना है अगर किसी का टैलेंट या हार्डवर्क उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास की क्वालिटी आ जाती है, दैट इज़ कैंडिडनेस. अब कॉल अ स्पेड, इसका क्या मतलब है कि आपने जो है वो क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बात करनी है, ऑनेस्टी के साथ बात करनी है, ठीक है. अब ये किसकी क्वालिटीज़ की हम बात करें? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की, ठीक है. हियर फीडबैक एंड गिव रिस्पेक्ट टू व्यूज़ ऑफ एवरीवन, के आपका जो स्टाफ है उसमें जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, और वो बेशक हायरार्की में, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में जिस मर्जी लेवल पे वो काम कर रहे हैं, आपने उनसे फीडबैक्स जो हैं वो ज़रूर लेने हैं और उनको रिस्पेक्ट भी देना है, लाइक उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को. नेक्स्ट आ जाता है फेयरनेस एंड फेयर प्ले. इसमें क्या है कि प्रमोशंस और बोनस वगैरह या सैलरी में कोई इंक्रीमेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस और मेरिट के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है. उसके अलावा आपने जो है वो प्लेयर्स या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है आपने उनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में राइट पोजीशन पे रखना है. कोच एंड गाइड टीम टू परफॉर्म एंड अचीव रिजल्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं टीम इन्वायरमेंट. इसमें आपने क्या करना है कि डिस्करेज सोलो फ्लाइट एंड प्रमोट टीम कंसेंसस, टीम रिव्यूज़ एंड टीम अचीवमेंट्स. कि अगर कोई पर्सन जो है वो लाइक वन इन ऑल बनने की अटैम्प्ट कर रहा है कि लाइक सिंगल पर्सन जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स खुद से कंप्लीट कर लेगा, तो आपने इस तरह के बिहेवियर को एम्प्लॉयज़ में जो है वो डिस्करेज करना है और आपने टीम वर्क को जो है वो प्रमोट करना है. क्यों? क्योंकि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, ठीक है. तो इसलिए ये आपके पास आ गई की क्वालिटी. देन है रिकॉग्नाइज टैलेंट एंड हार्ड वर्क. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने आइडेंटिफाई करना है सेल्फ प्रमोशन को, लाइक वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो किसी रेफरेंस की बेस पे प्रमोट हो रहे हैं वर्सेस टैलेंट कंबाइंड विद हार्डवर्क, या वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास टैलेंट भी है और हार्डवर्क भी उन्होंने किया है और फिर वो प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये की क्वालिटी आ जाती है. एंड देन लास्ट है आपके पास सेलिब्रेट सक्सेस, के जो भी आपकी टीम ने मिलकर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसको आपने सेलिब्रेट करना है, ठीक है. उसके अलावा इसमें आपने रिकॉग्नाइज़ करना है जो क्वाइट वर्कर्स होते हैं या जो बैकग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो अपेरेंटली नहीं हो रहे होते प्रोमिनेंट किसी भी वर्क स्पेस में, तो आपने जो है वो उनको भी आइडेंटिफाई करना है और उन्हें भी इस सेलिब्रेशन का जो है वो मेन पार्ट बनाना है, ठीक है. अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट है उसके टाइम लैप्सेस, या वो आपसे पूछ लेगा कि टाइम ड्यूरेशंस बतानी है. तो अब ये हमने मिड टर्म्स में भी काफ़ी बार किया था और लाइक इन जनरल ये इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है.
जो अक्सर आ जाता है पेपर्स में। अब सबसे पहले आ जाता है कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन। अब जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं उसे, तो उसमें तकरीबन आपके पास लग जाते हैं 2 मंथ्स, ठीक है। फिर लेयर 1 आपके पास कौन सी है, सिक्योरिटी हार्डनिंग, उसमें लगते हैं अप टू 6 मंथ्स। देन यू हैव लेयर 2। अब लेयर 2 सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की आपके पास क्या है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें 1 मंथ लगता है। देन यू हैव लेयर 3। लेयर 3 क्या है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, जिसको हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है इसमें भी राउंड अबाउट 1 मंथ जो है वो लगता है। एंड देन एट द वेरी एंड यू हैव लेयर 4, और लेयर 4 जो है वो सिक्योरिटी गवर्नेंस है, जो टोन एट द टॉप, या जिसे हम एग्जेक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें लगते हैं 3 मंथ्स। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इनको जो है वो आपने याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि सैम गवर्नेंस फेज़। अब सैम क्या है, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि चाहे आप हार्डवेयर रिलेटेड आईटी एसेट्स को डील कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड आईटी एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं उनमें हमने ये मेक श्योर करना होता है ऑल एंड अबव के वो हम 4 लेयर जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है उसको जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये तो एक जनरल बात थी। अब यहाँ पे एक तो आपने एमसीक्यू के लिए देख लेना है सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है, यहाँ पे सीधा ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें गवर्नेंस फेज़ की बात करनी है, तो आमतौर पे अगर वो शॉर्ट में आपसे पूछ लेता है तो ये 3 पॉइंट्स ही लिखना काफ़ी है। इसमें क्या क्या सब पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं, स्ट्रेटजी एंड मैट्रिक्स, एजुकेशन एंड गाइडेंस, एंड देन यू हैव पॉलिसी एंड कंप्लाइंस, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे लॉन्ग में पूछ रहा है और या कोई डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, तो फिर यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, इसको एक बार देख लें। स्ट्रेटजी एंड मैट्रिक्स में हमने क्या करना होता है कि इसमें हमने ये फोकस रखना होता है कि आपने जो फ्रेमवर्क बनाया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर के लिए, वो क्या हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक एक वेल प्लान स्ट्रक्चर हो, उसकी स्ट्रेटजी पहले आपने क्रिएट की हुई हो, ठीक है। और ये मोस्ट फंडामेंटल स्टेप है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम सिक्योरिटी गोल्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, हम एक बेस लाइन क्रिएट कर रहे होते हैं कि हाँ ये हमारी लिमिट है और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और ये एक्सपेक्टेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और यहाँ तक जो है वो हमने पहुँचना है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है एजुकेशन एंड गाइडेंस। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, फोकस्ड ऑन आर्मिंग पर्सनल इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल विद नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू डिज़ाइन डेवलप एंड डिप्लॉय सिक्योर सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो भी स्टाफ है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने क्या करना है, एजुकेट करना है और गाइड करना है कि वो जो भी सॉफ्टवेयर बनाएं वो पूरे SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजरता हुआ हर स्टेप को उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है वो अच्छे से इंटीग्रेट भी हुआ हो, और उसमें ऐसे कोई रिस्क्स और एरर्स या वल्नरेबिलिटीज़ ना हो, ठीक है। सो अगर इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं तो फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट टीम्स विल बी बेटर एबल टू प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट द स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क्स। अच्छा, अब अगर आपने अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे बेटर वे में एजुकेट और गाइड किया हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन नियर फ्यूचर जो भी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिस्क्स या कोई इस तरह के एक्सप्लॉइट्स या वल्नरेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है, वो पहले से जो है बिफोर टाइम हम उनको अवॉइड कर सकेंगे, ठीक है। थर्ड आ जाता है पॉलिसी एंड कंप्लाइंस। अब पॉलिसी एंड कंप्लाइंस में क्या होता है कि इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग एक्सटर्नल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाइल आल्सो ड्राइविंग इंटरनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब इसमें ना सिर्फ आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने ये मेक श्योर करना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक एक रोड मैप होता है या उनके जो स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको भी फॉलो करना है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स किसी भी तरीके से थर्ड पार्टीज़ से की वजह के इंटरेक्शन की वजह से हो रहे हैं, या कोई स्टेक होल्डर्स हैं, कोई शेयर होल्डर्स हैं या बिज़नेस पार्टनर्स हैं, तो आपने क्या करना है कि उनके भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो करना है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को आपने जो है वो मीट करना है, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है आईटी सिक्योरिटी के फंक्शंस आपने बताने हैं। तो इसमें आपके पास आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो अक्रॉस द नेटवर्क्स हम सिक्योरिटी को किसी तरह इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। देन यू हैव सिस्टम सिक्योरिटी। अब हर नेटवर्क में कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब ये सिस्टम्स कोई राउटिंग या कनेक्टिंग डिवाइसेस भी हो सकती हैं, या कोई वाईफाई या इस तरह की इंटरनेट एक्सेस भी हो सकती है, ये कंप्यूटर्स लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम्स के अक्रॉस जब सिक्योरिटी को हम इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली कॉल सिस्टम सिक्योरिटी। फिर आपके पास आ जाती है एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सिक्योरिटी। अब ये जो सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स कुछ भी हो सकते हैं, वो डेफिनेटली उनमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, ठीक है, जिन पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। इसी तरह जो बिग डेटा, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो किसी डेटाबेस में मौजूद है, तो उसकी सिक्योरिटी। एंड देन आपके पास आ जाती है मोबाइल सिक्योरिटी, जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स
होते हैं आपके नेटवर्क में, ठीक है। सो ये आईटी सिक्योरिटी के फंक्शंस थे। फिर आ जाता है व्हाट इज़ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सो इफ़ यू डू रिमेंबर, अभी हमने पढ़ा है कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल जो है उसमें थर्ड लेयर जो है वो है क्या, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, ठीक है। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कंसिस्ट्स ऑफ मोर इन डेप्थ एंड कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ विच टेक मोर टाइम एंड एफर्ट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को इसीलिए थर्ड स्टेप पे रखा जाता है, फर्स्ट पे इसलिए नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट, रिसोर्सेज और एनर्जी लग रही होती है। सो अगर हम इसी को फर्स्ट स्टेप पे करने लग जाएं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बाकी स्टेप्स रहते हैं, जो हो तो जल्दी जाने थे और आसान भी थे करने और इम्पॉर्टेंट भी, वो रह जाएंगे और हमारी सारी एनर्जी और सारे रिसोर्सेज जो हैं वो थर्ड स्टेप पे लग जाएंगे, ठीक है। एक तो ये अगेन आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद अगर वो आपसे पूछ लेता है कि लाइक यहाँ पे अब ये याद रखना है कि ये जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है ये समहाउ रिलेटेड है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम यही बात कर रहे होते हैं कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में कैसे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को इंटीग्रेट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये किसी तरह रिजेंबल कर रहा होता है आपके सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से, आर्किटेक्चर से, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन बन जाता है कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। अब जो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है उसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। सबसे पहले फायरवॉल ग्रैन्युलर एक्सेस लिस्ट। तो फायरवॉल जो है लाइक वहाँ से हम क्या करते हैं कि ग्रैन्युलर एक्सेस लिस्ट के हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी से या किसी वेंडर से हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है हासिल आपके सिस्टम तक, तो वो बिल्कुल ग्रैन्युलर लेवल पे, लाइक बिल्कुल पार्टिकल्स के बिल्कुल बेसिक लेवल तक जो है वो फ़िल्टर हो के आए। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो मतलब इंट्रूडर्स होते हैं वो आपके सिस्टम को मेलिशियसली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद है बिल्डिंग एन इफेक्टिव डीएमसी आर्किटेक्चर। अब डीएमसी क्या है? डीमिलिटराइज्ड जोन। और डीमिलिटराइज्ड जोन मैंने आपको बताया था कि लाइक इस तरह का एक एरिया होता है बिटवीन योर सॉफ्टवेयर या बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कल्चर एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि लाइक अगर कोई भी हैकर या कोई भी इंट्रूडर आपके सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश करता है तो डीएमसी में जो मौजूद डिवाइसेस होती हैं वो पहले जो है वो हैक हो जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका इंटरनल सिस्टम होता है वो बच जाता है। तो डीमिलिटराइज्ड जोन वो होता है जहाँ पे मिलिट्री नहीं होती, तो डीमिलिटराइज्ड, ठीक है। अच्छा, तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का एक मेन रोल ये भी होता है कि उसने डीएमसी आर्किटेक्चर को जो है वो इफेक्टिवली बिल्ड करना है। देन यू हैव सेग्रीगेटिंग द नेटवर्क विद वी लैंस। अब वी लैंस क्या है? वर्चुअल लैंस, ठीक है। आपने अपने मेन नेटवर्क को, जो बैकबोन है आपके नेटवर्क की, उसको जो है वो सेपरेट करना है, लाइक उसको डिफरेंट पार्ट्स में, ऑटोनोमस सिस्टम्स में जो है वो आपने क्रिएट कर लेना है और उनको वर्चुअल लैन से जो है वो सेपरेट करना है। देन एडिंग अ सिक्योरिटी टूल। अब सिक्योरिटी टूल यहाँ पे SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, फायरवॉल्स, DLP क्या होता है? डेटा लॉस प्रिवेंशन, फिर NAC क्या होता है? नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, ठीक है। तो मतलब इस तरह के डिफरेंट टूल्स जो हैं वो आपने यूज़ करना है। फिर आ जाता है एप्लीकेशन डेटाबेस इंक्रिप्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेसिकली जो टॉपिक नंबर 146 है, इसमें क्या करना है कि आपने बताने हैं ऑब्जेक्टिव्स। किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के। और ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में आ जाता होता है। सबसे पहले अब सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को, लाइक अगर आपने अपनी सिस्टम, लाइक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर को और उसके आर्किटेक्चर को बेस्टेस्ट वे में जो है वो डिफ़ाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की लेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका एक मेन मोटिव या इसका मेन गोल या ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी इंजीनियरिंग लेयर का या फेज़ का ये होता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी डिवाइसेस को उनकी सही सही जगह पे प्लेस करना है, लाइक राइट सिक्योरिटी डिवाइसेस को उनकी राइट प्लेसेस पे जो है रखना है। सो ये एक और ऑब्जेक्टिव है किसका? सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का। फिर उसके बाद आ जाता है इफेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस। इसी तरह से जो भी आपकी सिक्योरिटी डिवाइसेस या सिक्योरिटी टूल्स होते हैं जैसे कॉलेज, नेसेस, उन सबको जो है आपने सिक्योरली कॉन्फ़िगर करना है और ये मेक श्योर करना है कि उसकी हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो और वो मोस्ट रिलायबल हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आ जाता है ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस। और हमने ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, लाइक जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी डिवाइसेस ऑपरेट हो रही हैं, वो अपने ऑप्टिमल और मोस्ट अप्रोप्रिएट और बेसिक लेवल पे जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। फिर आ जाता है अब यहाँ पे इसकी जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फायरवॉल्स। हम ये मेक श्योर करते हैं इसमें कि पहले फायरवॉल और फिर आपके पास IPS हो। IPS क्या होता है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। फिर इसी तरह मेलवेयर प्रोटेक्शन एट द नेटवर्क एज। दूसरी हमारी ये कोशिश होती है कि जो एजेस हैं, जहाँ से जो एक्सेस पॉइंट्स हैं, जहाँ जिस जगह से किसी क्लाइंट ने आपके सिस्टम को एक्सेस करना होता है, वहाँ पे मेलवेयर प्रोटेक्शन जो है वो हम इनेबल करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी लाइक अनसेफ या
कह लें कि हार्मफुल किसी ट्रैक से जो है कोई भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम तक एक्सेस जो है वो हासिल नहीं कर सकेगी अगर मेलवेयर प्रोटेक्शन जो है आपके सिस्टम में इनेबल हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ अ पैच एंड व्हाट आर द जनरल स्टेप्स फॉर पैच मैनेजमेंट। अब लाइक ये जो पैचिंग है ये बेसिकली क्या होता है, लाइक हम पैचिंग को फिक्सिंग भी कहते हैं, और फिक्सिंग आमतौर पे जब हम सॉफ्टवेयर एसेट्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड एसेट्स की, तो तब पैचेस या फिक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। पैचेस या फिक्सेस बेसिकली ये होते हैं लाइक इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कि आपने फॉर एग्जांपल विंडोज़ इंस्टॉल कर ली, ठीक है, लेकिन जो वेंडर्स थे, जो सप्लायर्स थे जिन्होंने डेवलप की थी वो विंडोज़, उन्हें एट सम पॉइंट इन टाइम बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी होल है जो मैं सबको सप्लाई कर चुका हूँ, लाइक जो भी वेंडर है उसे लगे कि मैंने अपना सॉफ्टवेयर सबको लाइक सेल तो कर दिया है, लेकिन अब इसमें ये वाला सिक्योरिटी होल है। तो अब वो क्या करेगा कि वो फिर से नया सॉफ्टवेयर नहीं सबको बना के देगा, बल्कि एक छोटा सा पीस ऑफ कोड या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो बाद में उसकी अपडेट में इंक्लूड कर देगा, या इस तरह से कि बाद में उसको अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली जो है वो सिक्योरिटी होल जो है वो रेमीडिएट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पैच ये होता है। यहाँ पे अब देखें डेफिनेशन आ गई कि पैच इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डेटा टू फिक्स और इम्प्रूव इट। और इसमें आपके पास क्या आ जाता है, दिस इंक्लूड्स फिक्सिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ एंड अदर बग्स, ठीक है। तो इसमें बग्स और इस तरह के फिक्सेस जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। फिर आ जाता है कि जनरल स्टेप्स क्या हैं पैच मैनेजमेंट में, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं पेपर में, सो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब आपने इनको एक दो बार रीड कर लेना है। सबसे पहले स्टेप आ जाता है कि आपने इस्टेब्लिश करना है। क्या इस्टेब्लिश करना है? बेस लाइन आईटी एसेट्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? लिस्ट या डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये किस चीज़ की आपने इन्वेंट्री क्रिएट करनी है? आपने बेस लाइन आईटी एसेट्स की। सो इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने एमएसबी पढ़ा था। एमएसबी क्या होता है? मिनिमम सिक्योरिटी बेस लाइन, ठीक है। तो इसमें आपने एक इन्वेंट्री क्रिएट करनी है। इसमें आपने बेसिकली ये बताना है कि मेन या सिग्निफिकेंट कौन कौन से आईटी एसेट्स हैं जिनको हर हाल में जो है वो हमने सिक्योर करना ही करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो आपके पास आ जाता है ये। देन यू हैव स्टेप 2। इसमें क्या करना है? गैदर सॉफ्टवेयर पैच एंड वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। अब वंस यू आर डन विद स्टेप 1, अब हमने क्या करना है कि हमने पैचेस और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कर लेना है गैदर, ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर आपने क्या करना है? वल्नरेबिलिटी रेलिवेंसी को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैच किस तरह की सिक्योरिटी होल के लिए वेल सूटेड है या रेलिवेंट है। फिर उसके बाद है स्टेप 4, विच इज़ द लास्ट स्टेप ओवर हेयर। इसमें आपने जो है वो रिव्यू करना है, अप्रूव करना है एंड मिटिगेट करना है पैच मैनेजमेंट को, कि अल्टीमेटली हमारा लाइक मेन गोल तो यही होता है पैच मैनेजमेंट का, कि हमने अपने सिस्टम को सिक्योरिटी होल्स और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ और सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स से जो है वो बचाना होता है। तो स्टेप 4 में हम बेसिकली यही सारा कुछ रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर पैच मैनेजमेंट एक एरिया ऑफ सिस्टम है, जिस सिस्टम मैनेजमेंट है, जिसमें काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, लाइक टू एक्वायर, टेस्ट एंड इंस्टॉल मल्टीपल पैचेस, ठीक है। टू एन एडमिनिस्ट्रेट कंप्यूटर सिस्टम, के एक कंप्यूटर सिस्टम है और उसमें हम किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर या इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि उस एडमिनिस्ट्रेट कंप्यूटर सिस्टम में कोई मतलब कोई फेक छोटा सा पैच या कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ कोड कह लें, वो आपने इंस्टॉल करना है। तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे एरिया ऑफ सिस्टम्स मैनेजमेंट को हम कह रहे होते हैं पैच मैनेजमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर वो कह लें कि पैच मैनेजमेंट के टास्क क्या हैं, तो सबसे पहले आपने जो है वो मेंटेन करना है करंट नॉलेज की अभी तक लाइक टिल डेट कौन कौन से जो पैचेस हैं आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में के लिए अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से पैचेस आपके सिस्टम के लिए मुनासिब हैं, अप्रोप्रिएट हैं। फिर आपने मेक श्योर करना है कि पैचेस जब हमने इंस्टॉल कर लिए तो क्या वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल किए गए हैं। फिर इंस्टॉलेशन के बाद आपने लाइक उनको टेस्ट भी करना है, ड्राई रन उनका कैरी आउट करना है, ठीक है। एंड एट द वेरी एंड आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है उनकी, क्यों? ताकि फ्यूचर में अगर हमें कभी वहाँ से कुछ रेफ़र करना पड़े तो हम उसको इजीली कर सकें। फिर इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि रिस्क ऑफ नॉट पैचिंग, कि अगर हम पैचिंग नहीं करते तो क्या होगा? इट माइट बी लिविंग द डोर ओपन फॉर मेलवेयर अटैक्स, कि अगर आपने पैचेस और फिक्सेस नहीं किए अप्लाई तो मेलवेयर अटैक्स जो हैं वो आराम से हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेलवेयर जो है वो आपके सिस्टम के फ्लॉज और वीकनेसेस को फ़ौरन से जो है वो एक्सपोज करता है और आपके सिस्टम तक जो है वो एक्सेस ले लेता है, ठीक है। उसके अलावा डिफेक्ट्स इन क्लाइंट्स लाइक वेब ब्राउजर्स, ईमेल programs, image viewers, instant messaging software and media players may allow malicious websites to infect or compromise your computer with no action on your part other than viewing or listening. अच्छा, अब इसी तरह एक मेलवेयर अटैक की ये टाइप समझ लें कि लाइक हम फॉर एग्जांपल अगर कोई MP3 या MP4 कोई डाउनलोड कर रहे होते हैं अपने किसी भी वेब ब्राउज़र से, समझ लें क्रोम से या जो भी आपके पास है सर्च इंजन,
तो उससे क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ ये लाइक प्रिविलेज या हमारे पास सिर्फ ये एक्सेस रहती है कि हम जो है फ़ौरन से वो MP3 जो है वो प्ले होने लग जाती है, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो थर्ड पार्टीज़ को इजीली उसको इसकी एक्सेस मिल जाती है। इसीलिए हमने ये मेक श्योर करना होता है कि आपने अपने सिस्टम में कोई अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं, ठीक है। इसी तरह आपने किसी अनसेफ मीडिया से तो नहीं कोई फ़ाइल इंस्टॉल की। तो ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपने नेटवर्क में अपने सिस्टम में जो भी ट्रैफिक आने दे रहे हैं वो किसी रिलायबल सोर्स से है या नहीं है। वेल अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपने बताने हैं स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, और ये काफ़ी बार रिपीट होता है। सबसे पहले आ जाता है कि आपने रिस्क प्रोफाइल जो है वो असेस करनी है, फिर आपने सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और सिक्योरिटी बेंचमार्क्स रिसर्च करने हैं, एंड वंस यू आर डन विद दिस फिर आपने जो है वो डिज़ाइन करना है। क्या डिज़ाइन करना है? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है कि लाइक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क या जो बैकबोन है आपके सिक्योरिटी ओवरले की, आपने उसको डिज़ाइन करना है। फिर फोर्थ स्टेप में आ जाता है कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स और जो सिक्योरिटी बेंचमार्क्स और सॉल्यूशंस आपने स्टेप 2 में रिसर्च किए थे, स्टेप 4 में आपने उनको करना है इम्प्लीमेंट। एंड एट द वेरी एंड हमने क्या करना है कि टेस्टिंग और वैलिडेशन कैरी आउट करनी है। किस चीज़ की? सिक्योरिटी पोस्चर की। सिक्योरिटी पोस्चर क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सिक्योरिटी ओवरले है, जो भी सिक्योरिटी कल्चर है, उसमें आपने टेस्टिंग और वैलिडेशन जो है वो कैरी आउट करनी है। फिर 9th क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्योरिटी ब्रीच इन 2014। अब 2014 में जो सिक्योरिटी ब्रीच या सिक्योरिटी हैक हुआ था उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होंगे और सिंपल आपने जो है वो उसकी आगे वैल्यूज़ प्लेस करनी है। सबसे पहले हाउ मच कार्ड प्लेड। अब सिक्योरिटी ब्रीच इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेमेंट कार्ड्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर ली थी थर्ड पार्टी ने या इंट्रूडर्स ने या हैकर्स ने, ठीक है। तो कितने पेमेंट्स कार्ड जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, लाइक कितने कार्ड्स की एक्सेस जो है वो इंट्रूडर्स को या मलिशियस यूज़र्स को मिल गई थी। 56 मिलियन पेमेंट कार्ड्स, ठीक है। और ये हुआ कब था? ये आपने याद रख लेना है, 2014। अब कितने लोग इससे अफेक्ट हुए थे, मुतासिर हुए थे? 78.8 मिलियन इंडिविजुअल्स, ठीक है। और ये किस टाइप का वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट था या सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट था? ये था ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, ठीक है। और विंडोज़ में। अच्छा, अब ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी ये होती है कि लाइक जिस सॉफ्टवेयर है, अब उस सॉफ्टवेयर जिस पर्सन ने या जिस भी डेवलपर ने डेवलप किया, फॉर एग्जांपल, उसे ख़ुद नहीं पता होता कि मेरे सिस्टम में ये फ्लॉ मौजूद है, मेरे सिस्टम में ये सिक्योरिटी होल मौजूद है। और जो लाइक हैकर होता है वो आपके सिस्टम को एक्सेस करता है और वहाँ से वो वीकनेस जो है वो एक्सपोज करके और उसका नेगेटिवली फ़ायदा उठा लेता है, ठीक है। तो ज़ीरो डे इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डेवलपर होता है उसे ज़ीरो डे लाइक ज़ीरो टाइम मिलता है अपने सिस्टम की उस वीकनेस को ठीक करने के लिए, उस फ्लॉ को, उस बग को ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पहले पता ही नहीं होता कि मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। और जो हैकर होता है वो उसको फाइंड भी कर लेता है पहले, और उसको लाइक एक्सप्लोर करके और उसके नेगेटिवली यूज़ भी कर लेता है। और जो असल डेवलपर होता है उसे ज़ीरो डे मिलता है रेमिडिएशन के लिए। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि ज़ीरो डे अटैक या ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी अटैक, ठीक है। तो ये जो 2014 में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था ये असल में इस टाइप का था। और उसके अलावा कितने ईमेल एड्रेसेस यूज़ किए गए थे? 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। उसके अलावा ये वैसे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाला था इन दोनों में से। यहाँ पे अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के हुआ क्या था इस 2014 के सिक्योरिटी ब्रीच में, कि जो अटैकर्स हैं उन्हें होम डिपोट्स वेंडर इन्वायरमेंट का जो है वो उन्हें एक्सेस मिल गई थी। ये टॉपिक हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अमेरिका में बेसिकली हुआ था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो थर्ड पार्टीज़ थी उन्होंने मतलब जो ये होम डिपोट्स के ओरिजिनल सिस्टम्स थे उनमें लोगन क्रेडेंशियल्स उन्होंने ऑब्टेन कर लिए थे और फिर उन्होंने अल्टीमेटली इतने सारे पेमेंट कार्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार उन्होंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स अचीव किए, फिर उसके बाद वहाँ से साइन इन करके ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी अटैक उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि इस होम डिपोट्स जो वेंडर थे उनको पहले से पता ही नहीं था कि हमारे सिस्टम में ये बग जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लाइक पॉइंट ऑफ सर्विस टर्मिनल्स जो थे 75,000 सेल्फ चेकआउट्स, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, ठीक है। और 56 मिलियन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया, लाइक उनका जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, ठीक है। अब ये जो स्टोलन पेमेंट कार्ड्स हैं वो सेल वगैरह किए गए बाद में, या फिर कार्डर्स ने जो है वो परचेज़ कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह जो स्टोलन ईमेल एड्रेसेस थे वो बाद में फ़िशिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स वगैरह के लिए यूज़ किए गए। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब ये लेक्चर्स में भी हमने देखा था कि सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है
उसमें हम क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और सिक्योरिटी गवर्नेंस हमें पता है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में 4th लेयर है, ठीक है। इसमें अब गवर्नेंस में क्या होता है, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट भी एक्सट्रीम लेवल वाली के हमने जो है वो लाइक एग्जेक्टिव मैनेजमेंट क्या रोल प्ले कर रही है गवर्नेंस में, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारा कुछ देखना होता है। सो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आंसर में जिनको आपने देखना है। इज़ राइट पर्सन वर्किंग एट द राइट प्लेस। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी गवर्नेंस का जो हेड है समझ लें उसकी ये होती है कि उसने मेक श्योर करना होता है कि आप मतलब उसके स्टाफ में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं क्या सही पर्सन सही जगह पे काम कर रहा है, सही से उनकी एलोकेशन हुई है। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि जो मेन लाइक डीन है या जो हेड्स हैं जिनको सिक्योरिटी गवर्नेंस और डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या उनके पास वो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हैं भी जो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने देखना है कि क्या स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह से वेल अवेयर है, लाइक उसे पता है कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या चेकलिस्ट है, सब कैसे करना है और कैसे नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद इस डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस अप्रोच पार्ट ऑफ स्टाफ जेडीज़ एंड अप्रेजल्स के हम लाइक जो भी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसेस हैं उसकी वजह से आपकी सैलरी में फॉर एग्जांपल बोनस और अप्रेजल लिंकेज वगैरह या प्रमोशंस हो रही हैं या नहीं हो रही, ये सारा कुछ काम किसका होता है, सिक्योरिटी गवर्नेंस का। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है कि 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल अगर वो आपसे पूछ ले या फिर वो पूछे कि 4 पिलर्स आपने बताने हैं सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का मॉडल के, तो पिलर्स होते हैं कि मेन जो बुनियादें होती हैं, ठीक है, जो बेसिस होती हैं, बेसिक्स। अब ये कौन सी हैं, ये मिड टर्म्स में भी है और क्योंकि हमने इन्हीं की फाइनल टर्म में डिस्कशन देखी है, डिटेल्स देखी हैं, तो ये अगेन समझ लें फाइनल्स में भी आ गया, ठीक है। सबसे पहले लेयर थी सिक्योरिटी हार्डनिंग। इसमें हम आईटी एसेट्स और आईटी प्रोसेसेस को पे जो है वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स अप्लाई कर रहे होते हैं। देन यू हैव वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, जो अभी हमने पढ़ा है कि उसमें पैचिंग और फिक्सिंग हम कर रहे होते हैं। फिर आपके पास थर्ड लेयर है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। इसमें हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी डिज़ाइंस और सोल्यूशंस को डील करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये है फोर्थ लेयर किसकी, सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की, ठीक है। और इसमें हम मैनेज करते हैं, किस चीज़ को मैनेज करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को। वेल अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है व्हाट डज बॉक्स सिक्योरिटी मीन। ये वैसे मिड टर्म का है लेकिन इसको एक बार देख लें। बॉक्स सिक्योरिटी हमने पढ़ा था कि प्रिवेलेंट अप्रोच है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई जैसे मेडिकल रैप्स होते हैं जो कोई मेडिसिन जो है उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं या एडवर्टीज़मेंट उसकी कर रहे होते हैं या कि दे रहे होते हैं कि ये ट्राई करके देख लें वो, तो बॉक्स सिक्योरिटी भी जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं वो जो है वो आपको प्रमोशन की तरह देते हैं और आपको कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिक्योरिटी होल्स हैं, जितने भी इश्यूज़ और बग्स हैं, उन सब के लिए ये जो एक बॉक्स है ये हर तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बॉक्स रेफर्स फॉर ईमेल सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, आईपीएस, इसी तरह एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट अटैक प्रिवेंशन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस प्रिवेंशन। तो मतलब बॉक्स सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक बॉक्स है जो आपको इन सारी तरह की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने एंड पे पढ़ा था कि ये इस तरह नहीं होता, ये देखने में तो अच्छा लगता है बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो इसलिए बॉक्स सिक्योरिटी ठीक नहीं है, ठीक है। वेल ये मिड्स का था लेकिन इसको एक बार देख लें अब अगर मे भी आ जाए तो। अच्छा फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक्स। अच्छा अब पेपर में पूछा हुआ है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो है उसका आपने बताना है। यहाँ पे देखें इनिशियल ब्लॉक का पूछा है ना, ये 3 ब्लॉक्स हैं, इनको अब एक बार रिवाइज कर लें अगर पेपर में इनिशियल की जगह बाकी 2 में से कोई आ जाता है। इनिशियल ब्लॉक जो होता है उसमें मेन आपके पास 4 चीज़ें हैं, पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू हैव रिकोर्स एंड प्रायोरिटी, एंड एट द वेरी एंड पीरियोडिक रिव्यू, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट, अगर वो इंटरमीडिएट ब्लॉक की बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की, तो उसमें चेंज मैनेजमेंट आ जाती है, एसओपीज़ आ जाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। देन यू हैव अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग। फिर मेच्योर लेवल पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है उसके 3 ब्लॉक्स हैं और वो कौन कौन से हैं, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड देन यू हैव इंसिडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमने क्या करना है कि ये जो इनिशियल लेवल का ब्लॉक था उसकी डिटेल्स देखनी है और वो डिटेल्स क्या हैं, यहाँ पे आपके पास है एक्टिविटी, फिर हमने देखना है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और फिर उसकी डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले अब पॉलिसी। अब पॉलिसी डेवलप कौन करता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, उसको साइन फाइनल कौन करता है, बोर्ड या एग्जीक्यूटिव कमेटी। फिर डिटेल्स क्या हैं कि इट सेट्स द स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमवर्क्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बोर्ड या एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और इसमें किया क्या जाता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं, दिस एंड दैट।
फिर आ जाता है रिसोर्स असाइनमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग। ये भी अगेन बोर्ड एग्जेक्टिव पीरियोडिक रिव्यू के लिए भी बोर्ड एग्जेक्टिव ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनकी डिटेल्स जो हैं वो थोड़ी वेरी कर रही हैं, डिफ़र कर रही हैं। अब वो कैसे कि रिसोर्स असाइनमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग में हम एलोकेट करते हैं, किस चीज़ को एलोकेट करते हैं, रिसोर्सेज को और बजट को। किस चीज़ के लिए एलोकेशन करनी होती है, रिसोर्सेज की और बजट की, फंक्शंस के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंक्शंस की। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंक्शंस कोई भी हो सकते हैं, एसेट इन्वेंट्री हो सकती है, वो डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, वो आपके स्टाफ की सैलरीज हो सकती हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कल्चर को मैनेज करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए जो भी फंक्शंस होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर पीरियोडिक रिव्यू में आपके पास जो है वो गोल्स, मॉनिटरिंग और रिव्यू का सारा सिस्टम आ जाएगा। इसी तरह टॉपिक नंबर 198 का क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें वो आपसे पूछ लेता है कि हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम सक्सेस फैक्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस जो है वो इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लीडरशिप, देन यू हैव स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। ठीक है, फिर इसी तरह आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीम एक्सरसाइजेस, इनको हम काफ़ी डिटेल में लेक्चर्स में देख चुके हैं। मैं आपको ओवरऑल ये बता देती हूँ कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग को हम एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो रेड टीम एक्सरसाइजेस हैं, एक होती है रेड टीम एक्सरसाइज और एक होती है ब्लू टीम, लेकिन हमारे सिलेबस में रेड टीम एक्सरसाइज है। सो अच्छा, अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग को पेन टेस्टिंग इन शॉर्ट कहते हैं, और उसके अलावा रेड टीम एक्सरसाइजेज ये वो होती हैं कि लाइक जो आप एक डेवलपर है, उसने कोई सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर उसने जो है वो समझ लें कि कोड करके उसने बनाया। अब वो क्या करेगा कि वो ख़ुद से ही हैकर बन के और अपने ही सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके देखेगा, और इससे क्या होगा कि उसे बेटर वे में आइडिया हो जाएगा कि अगर उसकी जगह कोई असल वाला हैकर ही हैक करने की कोशिश करे तो उसे कौन कौन से वीक पॉइंट सामने ही मिल जाएंगे और किन को वो इजीली अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग को एथिकल हैकिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि डेवलपर या खुद जो यूज़र होता है वो खुद ही अपने सिस्टम को जो है वो अटैक कर रहा होता है। इसी तरह रेड टीम एक्सरसाइजेज भी एक मतलब पूरा एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें हम अपने ही सिस्टम को खुद जो है वो लाइक उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके देखते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि जब असल में कोई इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच हो तो मतलब इंट्रूडर्स को या मेलिशियस यूज़र्स को क्या क्या एरियाज़ जो हैं वो वीकनेस के मिल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पे ये काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन हम इस पे जो है वो लेक्चर में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। सो आई विल सजेस्ट कि इसको एक बार यहाँ से रीड कर लें, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से। अच्छा, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट एनी अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन। ये भी हमने जो है फाइनल टर्म्स में कवर किया है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इंक्रिप्शन और इस तरह के जो भी टूल्स हैं या प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से हम सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो डेटा कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश होता है उसको जो है वो लाइक बिल्कुल कह लें कि सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई इंट्रूडर या कोई मैलिशियस यूज़र, कोई हैकर आपकी इंक्रिप्शन के ही मेथड को जो है वो यूज़ करके अगेन सिक्योरिटी ब्रीच करे तो उसका क्या रेमेडी होगी, लाइक उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए आपने कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं। अब वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, लाइक सिक्योर सॉकेट लेयर या टनल्स वाले जो TLS प्रोटोकॉल्स हैं, ये दोनों जो हैं आपने नाम याद रख लेना है, ये शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, इनकी मदद से क्या होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर में कोई इंट्रूडर या कोई हैकर इंक्रिप्शन को ही यूज़ करके लाइक उसी को बेस बना के ही आपका सिस्टम इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपने ये वाले प्रोटोकॉल्स इनेबल किए होंगे SSL एंड TLS, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो किसी थर्ड पार्टी की एक्सेस से बच जाएगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, व्हाट इज़ सिक्योरिटी वैलिडेशन। सिक्योरिटी वैलिडेशन का मतलब होता है टू कंफर्म वाया वॉक थ्रू ऑफ सिस्टम और डिवाइस दैट द सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय एन IT टीम हैव एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। कि सिक्योरिटी वैलिडेशन एक मतलब क्या है कि कंप्लीट एक जायज़ा लेना या रिव्यू है या एनालिसिस है कि हमने ये मेक श्योर करना होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स उस पर इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए, क्या वो उसने ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किए हैं अपने उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह में या नहीं किए हुए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि वैलिडेशन हमने चेक करनी है कि वैलिडेटेड है या नहीं है। सो इसको कहते हैं सिक्योरिटी वैलिडेशन। फिर अगेन इसका एक पार्ट बन के आ जाता है कि हु इम्प्लीमेंट्स द सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो IT टीम्स जो हैं वो
इम्प्लीमेंट करती हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स को। इसी तरह फिर एक क्वेश्चन है कि हु कंडक्ट्स सिक्योरिटी वैलिडेशन। तो सिक्योरिटी वैलिडेशन जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम कैरी आउट करती है, कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जो है वो जिसे मैंने आपको बताया था कि आउटसोर्सिंग हम कहते हैं कि किसी थर्ड पार्टी की जो है वो हम हेल्प लेते हैं अपने रूटीन फंक्शंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है वाई डू वी नीड टू वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल। जब हम इतने लेक्चर्स में भी पढ़ते आ रहे थे कि भाई सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, बेंचमार्क्स हैं, CIS और डीजा स्टिक्स एंड ऑल दैट। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमें ज़रूरत ही क्यों है कि हमने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को अप्लाई ही क्यों करना है। सो यहाँ पे अब कुछ मेन पॉइंट्स आ जाते हैं कि टू चेक द कम्प्लीटनेस ऑफ कंट्रोल्स, कि हम लाइक ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनकी वैलिडेशन हम इसलिए करते हैं, हमने ये देखना होता है कि जो कंट्रोल्स हैं वो हमने कम्प्लीटली जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं अपने सिस्टम में या नहीं किए। इसी तरह टू चेक द करेक्टनेस ऑफ कंट्रोल्स। फिर इसी तरह वैलिडेशन को इसलिए एग्जीक्यूट किया जाता है या कैरी आउट किया जाता है कि हमने ये देखना होता है कि कंट्रोल्स जो हैं क्या वही वाले कंट्रोल्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं जो करने चाहिए थे, लाइक कंप्लीटनेस के कंप्लीट किए हैं या नहीं, और करेक्टनेस के वही किए हैं जो करने चाहिए थे या नहीं, ठीक है, एज एन ओवरऑल एश्योरेंस। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर हम अपने सिस्टम पे और अपने सिक्योरिटी ओवरले पे वैलिडेशन को कैरी आउट करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम बेटर वे में जो है वो हमें तसल्ली हो जाती है, सेटिस्फेक्शन और लाइक एश्योरेंस लेवल जो है हमारा वो मेंटेन हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स रिक्वायर्ड थे, जो नीडेड थे, वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। यह है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग से रिलेटेड। अब OWASP सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल SAM अंडरटेक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। अब यहाँ पे 2 फेजेस हैं और इसको MCQs में भी हम देखेंगे। एक है वेरिफिकेशन एंड है डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर वो आपसे पूछ ले कि वेरिफिकेशन फेज़ में हम आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं, तो आपने कहना है कि डिज़ाइन रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 और ये बेसिकली टॉपिक नंबर 270 है। इसमें एम्बेडिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कैसे जो है वो इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे 5 फेजेस हैं जिनको आपने देखना है। सबसे पहले इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग एंड देन क्लोजिंग, ठीक है। और ये वाला मॉड्यूल जो है उसकी फ़ाइनल रीडिंग भी कर लें इफ़ यू वांट टू डेल्व इनटू द डिटेल्स। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 20 और ये है टॉपिक नंबर 235 में से, और इसमें है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आपने बताना है। तो जो जो रिस्क मैनेजमेंट है और जो फ्रेमवर्क है, ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है। अब कैसे कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो उसका एक ये प्रिंसिपल है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वेल इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो फ्रेमवर्क है उसका मेन कंपोनेंट भी इंटीग्रेशन है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और फ्रेमवर्क ये दोनों क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि वो वेल इंटीग्रेटेड होना चाहिए अपने सिस्टम में, अपने कल्चर में, ठीक है। और फ्रेमवर्क का मेन कंपोनेंट है कि उसमें इंटीग्रेशन होनी चाहिए। तो ये दोनों इस तरह एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए देख लेना है। फिर इसी तरह यहाँ पे एक और MCQ भी बन जाता है कि द ISO 31000 गाइडलाइंस आर सेंटर्ड ऑन लीडरशिप एंड कमिटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट चॉइसेस होंगी, तो आपने लीडरशिप एंड कमिटमेंट को टिक कर देना है। अच्छा, इसको यहाँ से अब एक बार रीड कर लें। जैसे अब यहाँ पे है कि जो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसमें हम डिसीजन मेकिंग देख रहे होते हैं, उसके अलावा और कुछ फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स हैं लाइक डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन आ जाता है ISO 31000 प्रोवाइड्स नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द फ्रेमवर्क शुड सपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ये वाला जो स्टैंडर्ड है ISO का, वो आपको बेसिकली ये बता रहा होता है लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कोई फ्रेमवर्क जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, काम करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसको आमतौर पे हम रिस्क आर्किटेक्चर भी कह रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह अब रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं और इस तरह की आपको एक स्लाइड भी मिल जाएगी मॉड्यूल्स में। उसमें है, यहाँ से आपने बस मेन ये देख लेना है कि आर्किटेक्चर, स्ट्रेटजी एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये 3 इसके मेन पार्ट्स हैं किसके, रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रेमवर्क के। इसी तरह यहाँ पे और इसके कुछ पॉइंट्स हैं लाइक इंटरनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं जब हम रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं। इसी तरह कुछ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कंट्रोल्स होते हैं, फिर एश्योरेंस एग्रीमेंट्स, कुछ स्ट्रेटजीज़, फिलोसफीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन रिस्क एपिटाइट एंड एटीट्यूड टू रिस्क, कि हमारा क्या बिहेवियर है या हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रन किए जाने वाले या इनकॉर्पोरेटेड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर की तरफ, ठीक है।
अच्छा, अब मेन क्वेश्चन तो वही था जो ऊपर हमने देख लिया। अब यहाँ पे उसकी फर्दर डिटेल्स हैं। अगर आपने मॉड्यूल्स कवर किए हुए हैं देन रिवाइजिंग दिस विल नॉट बी अ बिग डील। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है जो है आपके पास टॉपिक नंबर 237, और इसमें बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि जो रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है हमारे पास ISO 31,000 और 2018 का ये वेरिएंट है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो इन 5 स्टेप्स से जो है वो आपने करना है। सॉरी, 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है प्लान। ठीक है, इसमें प्लानिंग करनी है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि जो आपने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करके देखना है। फिर उसके बाद मैयर करना है, लाइक आपने उसको किसी वेल नोन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है, और फिर आपने देखना है कि आपका जो सिक्योरिटी कल्चर है उसमें अभी कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर आ जाता है लर्न, कि हमने जो एनालिसिस किया वहाँ से हमने पिटफॉल्स को लर्न करना है, और फिर कौन कौन से सिक्योरिटी होल्स निकले, और फिर बाद में हमने उनको कैसे रेमिडिएट किया, ये सारा कुछ आपने देखना है। तो ये 4 इसके स्टेप्स हो गए। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग की थोड़ी सी डिटेल्स हैं। जैसे प्लानिंग में जो है वो आपने रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव के जो भी बेनिफिट्स हैं वो देखने हैं। ठीक है, उसके अलावा स्कोप को प्लान करना है पूरी, क्योंकि फेज़ ही ये प्लानिंग का है, तो इसमें आपने RM इनिशिएटिव लाइक रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव का जो है वो पूरा स्कोप प्लान करना है कि उसकी क्या बाउंड्रीज होंगी, क्या लिमिटेशंस रहेंगी, दिस एंड दैट। इसी तरह आपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, फ्रेमवर्क और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करना है पहले फेज़ में। इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन को आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें 8 प्रिंसिपल्स हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं पेपर्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। और ये टॉपिक नंबर कौन सा है, 234। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है कि फ्रेमवर्क एंड प्रोसेसेस शुड बी कस्टमाइज्ड एंड प्रोपोर्शनेट, कि जो भी ISO का फ्रेमवर्क आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर में इम्बेड कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमने मेक श्योर करना होता है कि वो कस्टमाइज्ड हो, लाइक कस्टम मेड हो, किस चीज़ की नीड्स के मुताबिक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर की नीड्स के मुताबिक। ठीक है, और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद अप्रोप्रिएट एंड टाइमली इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो भी आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, उन्हें मुनासिब तरीके से और बर वक्त लाइक टाइमली जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करनी है आपके प्रोजेक्ट में। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड और कम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मेन पार्ट होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ का। उसके अलावा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एंटिसिपेट करे, डिटेक्ट करे, एक्नॉलेज करे और रिस्पॉन्ड करे कि जो भी चेंजेस हैं उनमें रिस्क मैनेजमेंट एक मेन रोल प्ले कर रहा हो। ठीक है, फिर रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्लिसिटली कंसिडर्स एनी लिमिटेशंस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, के आपके सिस्टम के डेटाबेस में जो भी लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स ऐसे प्रेजेंट हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की कि वो उनको एक्सप्लिसिटली और क्लियरली जो है वो मतलब कह लें कि एक्सपोज करे और बताए कि यहाँ यहाँ पे जो है वो लिमिटेशन है, या यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कैरी आउट नहीं की जा सकती। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन एंड कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को कॉन्टीन्यूसली लर्न भी किया जाए एक्सपीरियंस के ज़रिए से, और उसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट भी किया जाए। सो यहाँ पे अब एक लाइन आ गई कि जो फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स हैं वो ये बेसिकली बताते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट का इनिशिएटिव है, जो उसका स्टार्टअप है, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए। और जो आखिरी 3 प्रिंसिपल्स हैं वो ये बताते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट में जो भी ऑपरेशंस या फंक्शंस कैरी आउट किए जाएंगे वो उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के 5 कंपोनेंट्स बताने हैं। तो कंपोनेंट्स, इसके मेन पार्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं, किसके रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के। अब आपने प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स में कंफ्यूज नहीं होना, पहली बात। ठीक है, दूसरा ये कि अब ये 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं, इंटीग्रेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन एंड इम्प्रूवमेंट। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट। तो इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट क्या होती है, it is a process of reviewing the design and implementation of security controls for its effectiveness and compliance to Information Security Management System, which is ISMS. इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट एक बेसिकली प्रोसेस है जो ये देख रहा होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स उसमें इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं। ठीक है, अब ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ रीजंस पूछी जाएंगी, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हेन इज़ एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट रिक्वायर्ड, कि ये चाहिए क्यों होती है। लॉन्च ऑफ अ न्यू IT प्रोजेक्ट सर्विस, कि अगर जब कोई नया IT प्रोजेक्ट या कोई सर्विस इस तरह की स्टार्ट हो, फिर इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट की ज़रूरत होती है। या कोई इंसिडेंट या सिक्योरिटी ब्रीच या कोई सिक्योरिटी अटैक हुआ हो तब,
और चेंज ऑफ लीडरशिप या कोई आपके हेड्स आपके डिपार्टमेंट की जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है अगर वो चेंज हो फिर भी दोबारा से इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह या अगर रेगुलेटरी या लॉ के अकॉर्डिंग या कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है तो फिर भी आपको जो है वो फिर से इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट जो है वो कैरी आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आ जाता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफेक्टिव टूल स्कैनिंग। अच्छा, ये यहाँ पे इफेक्टिव टूल स्कैनिंग है। अच्छा, इफेक्टिव टूल स्कैनिंग का पर्पस क्या होता है? टू परफॉर्म एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिकोनेसेंस ऑफ अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट नेटवर्क स्कैनिंग टूल कैन बी यूज्ड। कि आपने क्या करना होता है कि जो भी आपके सिस्टम में एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी निटी ग्रिटीज़ हैं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपके सिस्टम की, उनको अगर हमने आइडेंटिफाई करना होता है और उनमें जो भी सिक्योरिटी होल्स मौजूद होते हैं अगर आपने उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेमीडिएट करना है उसके लिए जो है वो इफेक्टिव कोई स्कैनिंग टूल आपको चाहिए। ठीक है, और ये स्कैनिंग टूल कौन कौन से आ जाते हैं? नेसस, कॉलेज, इसी तरह कैट प्रो, CIS कैट प्रो और इस तरह के टूल्स जो भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग टूल एम्स टू आइडेंटिफाई एक्टिव होस्ट्स ऑन अ नेटवर्क ईदर टू अटैक दैम और टू असेस वल्नरेबिलिटी इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क स्कैनिंग टूल का आमतौर पे ये मकसद होता है या ये रोल होता है कि उसने आइडेंटिफाई करना होता है किस चीज़ को, कि आपके नेटवर्क पे मौजूद कौन कौन से एक्टिव होस्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके दो मकसद हो सकते हैं कि या तो उनको आपने अटैक करना है या फिर आपने अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को असेस करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन इंश्योरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट। अब ये बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट ऐसा खुद जो है एक मेन पूरा फील्ड है या एक पूरा समझ लें डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कि हमने अपने सिस्टम को उसकी सिक्योरिटी पोस्चर को जो है वो कैसे बिज़नेस कंटिन्यूटी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, इसमें अब कौन कौन से स्टेप्स हैं यहाँ पे देखें, ये 7 स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड इंप्रूवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट्स, वीकनेसेस, फिर असेसमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग, फिर रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, दैन लर्निंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड देन एट द वेरी लास्ट यू हैव कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये मेन स्टेप्स से इनको 2-3 बार आपने रीड कर लेना है ताकि याद हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिडंडेंसी। अब फ़िलहाल मॉड्यूल्स में से एग्जैक्ट यहाँ पे कोट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर हम इसको गूगल करें तो नेटवर्क रिडंडेंसी की कुछ टाइप्स हैं, लेकिन अगर मॉड्यूल्स में एग्जैक्ट कुछ इस तरह का आपका टॉपिक है तो आपने जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क रिडंडेंसी की कौन कौन सी टाइप्स हैं? मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज़ जिन्हें हम MSTs कह रहे होते हैं, रिंग नेटवर्क, डाइवर्स ट्रंकिंग एंड देन मल्टीपल प्रोटोकॉल लेबल। ठीक है, लेकिन इनकी फ़िलहाल क्योंकि हमारे मॉड्यूल में ये सच नहीं है तो इनकी डिटेल यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, नाम याद रख लेने हैं या फिर अगर आपको एग्जैक्ट कोई मिलता है सिलेबस में देन वेल एंड गुड। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द 5 स्टेप्स इन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान मैनेजमेंट। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जिसे BCP प्लान या इस तरह से कुछ कह रहे होते हैं हम, इसकी मैनेजमेंट के कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं? फ़ेज़ 1 में हमने इनिशिएट करना होता है, फिर उसके बाद सेकंड फ़ेज़ होता है बिज़नेस इम्पैक्ट की एनालिसिस का, कि बिज़नेस जब ये मार्केट में जाएगा, मेन स्ट्रीम में जाएगा तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। ठीक है, फिर फ़ेज़ 3 में आ जाता है डेवलपमेंट एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज़, फिर फ़ेज़ 4 में इम्प्लीमेंटेशन एंड देन टेस्ट एंड मॉनिटरिंग। फिर आ जाता है अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं जैसे स्टेप्स वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अब ये 6 हैं जिनको हम अगेन लेक्चर्स में बहुत बार बहुत डिटेल में देख चुके हैं, सो यहाँ पे आप इनको एक बार रीड आउट कर लें। अब ये कौन कौन से हैं? टू एनालाइज एसेट्स, कि आपने पहले एसेट्स को एनालाइज करना है, फिर आपने स्कैनर प्रिपेयर करना है, कोई स्कैनिंग टूल जो है वो मतलब यूज़ करना है, फिर उन पे वल्नरेबिलिटी स्कैन रन करना है। जैसे अब हमने असाइनमेंट की थी कि आपने स्कैन जो है वो रन करना होता है, और हम स्कैन क्यों रन करते हैं? हम वल्नरेबिलिटीज़ और इस तरह की जो सिक्योरिटी होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ठीक करने के लिए रन करते हैं। ठीक है, फिर असेस रिजल्ट्स, पैच सिस्टम्स एंड देन वेरीफाई, या जिसे हम री स्कैनिंग भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर टूल्स। ओपन VAS, नेसस, कॉलेज और रैपिड 7, इनके नाम आपने याद रख लेने MCQs के लिए और शॉर्ट के लिए भी। ठीक है, फिर 0 डे वल्नरेबिलिटी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि रेफर्स टू होल इन सॉफ्टवेयर दैट इज़ अननोन टू द वेंडर, के जो सप्लायर होता है उसे खुद ही नहीं पता होता कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये होल मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए 0 डे वल्नरेबिलिटी की वजह से जो एक्सप्लॉइट करके अटैक या हैक किया जाता है उसको 0 डे अटैक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वेंडर को 0 टाइम मिलता है फिक्सिंग का। ठीक है, फिर आ जाता है टॉपिक नंबर 127। ये बेसिकली टेबल की फॉर्म में था कि हु कंडक्ट्स वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पे ये टेक्स्ट की फॉर्म में है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे है। ये जो SN है ये सीरियल नंबर है 1 2 3। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी सेकंड कॉलम है, एक्टिविटी ये कौन कौन सी है? एनालाइज एसेट्स,
प्रिपेयर स्कैनर, ये जो अभी हम ऊपर 5 पढ़ के नहीं आए इस तरह वाली, रन वल्नरेबिलिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा टीम के, किस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर नेक्स्ट लास्ट कॉलम है कि सपोर्टेड बाय, कि उसको हेल्प आउट कौन करता है, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी है एनालाइज एसेट्स, और ये किस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की, ठीक है। और इसको असिस्ट कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है, आईटी ऑपरेशंस टीम। इसी तरह प्रिपेयर स्कैनर जो है उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद रन वल्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की होती है। फिर इसी तरह असेस रिजल्ट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की है, या आप बेशक मॉड्यूल्स में से देख लें, ठीक है। इसी तरह टेस्टिंग एंड पैचिंग जो है वो किसकी है, और वेरीफाई एंड रीस्कैन। तो ये टेबल जो है थोड़ा आगे पीछे हुआ हुआ है, लेकिन आपको आप अपनी स्लाइड्स में जो है एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको वहाँ से देख लेना एक बार। अच्छा, फिर नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 129। इसमें कॉलेज जो एक आपके पास स्कैनिंग टूल है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल है, उसके फीचर्स आपने बताने हैं। तो देखें, ये आपके पास जो है ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ठीक है। इसे अक्रॉस द नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन प्रेमिसेस डिवाइस है, कंप्लीट सूट, लाइक ये आपको कंप्लीट एक पैकेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज़ का। फिर उसके बाद स्केलेबल है, कि इसमें हम एक्सटेंशन इजीली लगा सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। और इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के, इसको यूज़ और रीयूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लाइक हम फ़ौरन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। एसेट्स डिस्कवरी के लिए यूज़ होता है, और होस्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा हम जो है इसमें प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रिस्क जो है वो किस लेवल का है। जैसे हमने वो एक CVSS पढ़ा था, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, या वो CVE हमने देखा था, कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सपोजर्स, ठीक है। तो उस हिसाब से ये प्रायोरिटी सेट करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, पोस्चर में जो जो रिस्क हैं उनको स्कोर्स के हिसाब से, ग्रेडिंग सिस्टम्स के हिसाब से सेट कर दिया कि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, दिस एंड दैट, ठीक है। फिर आ जाता है पॉलिसी कंप्लाइंस की स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह इसका एक वेरिएंट है कॉलेज सिक्योर सील फॉर वेबसाइट्स। अच्छा, फिर आ जाता है टॉपिक नंबर 136। इसमें है कि VM स्कैनर्स वर्क कैसे करते हैं। ये मेनली फोकस करते हैं डिफरेंट स्टेप्स पे, जिनके ज़रिए से कोई अटैकर आपके सिस्टम पे अटैक कर सकता है, ठीक है। और फिर एग्जैक्टली वही डिस्कवरी और इन्फॉर्मेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कोई अटैकर यूज़ करे। इससे कंपैरेटिवली क्या हो जाता है कि हम बेटर वे में डील कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी होल को, और हमें ये पता चल जाता है कि कोई अटैकर अगर आपके सिस्टम पे अटैक करेगा तो क्या पूरा सिनेरियो रहेगा, और कौन कौन सी उसे वीकनेसेस मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके अलावा मतलब वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट जो स्कैनर होता है वो ये चेक करता है कि रिमोट होस्ट जो है वो अलाइव है या नहीं। उसके अलावा फायरवॉल डिटेक्शन के लिए, पोर्ट स्कैनिंग के लिए, पोर्ट स्कैनिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो आपके पास TCP और UDP दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ से ये स्टेप्स बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं कि सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि रिमोट होस्ट अलाइव है या नहीं, मतलब ऑनलाइन है या नहीं। फिर फायरवॉल डिटेक्शन आ जाती है, फिर TCP UDP पोर्ट स्कैनिंग आ जाती है। अच्छा, फिर आ जाता है टॉपिक नंबर 141। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चैलेंजेस और पिटफॉल्स हैं किसके, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के। तो देखें, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल जैसे कॉलेज, नेसस, CIS और रैपिड7 और इस तरह के जो भी हैं, उनका एक चैलेंज ये है कि उसमें इंटरनल एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। और जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि नो वन नोज़ इट ऑल, के किसी को भी हर चीज़ पे कमांड हासिल नहीं होती, तो इसलिए ये एक मेन चैलेंज है। फिर उसके बाद IT टीम सपोर्ट नहीं कर रही होती, ये एक मेन चैलेंज है। फिर वल्नरेबिलिटी पैचिंग जो है उसकी वजह से कुछ और एप्लीकेशंस जो पहले से आपके सिस्टम पे ठीक रन कर रही थी, हो सकता है कि वो पैचिंग के बाद ठीक से एग्जीक्यूट ना हो रही हो। तो ये अगेन एक पिटफॉल है, एक ड्रॉबैक है, एक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। इस तरह मैनेजमेंट सपोर्ट, लाइक जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, अगर वो ना सपोर्ट करी हो तो ये भी एक मेन इशू है। इसी तरह कौन कौन से चैलेंजेस हैं, एसेट डिस्कवरी ट्रैकिंग बहुत एक मेन है। फिर चेंज मैनेजमेंट को डील करना, पैच मैनेजमेंट को, फिर जो भी अपडेट्स होते हैं, ये सारा कुछ विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अपडेट आएगी वो पैच मैनेजमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये मेन चैलेंज है आपके पास। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ये हम ऊपर देख चुके हैं, रिपीट हो गया, ठीक है। फिर वाइज सिक्योरिटी गवर्नेंस एट स्टेज 4। अब ये स्टेज 4 पे क्यों है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि जो मतलब हमने पहले बिल्डिंग क्रिएट करनी होती है और फिर बाद में उसको मैनेज करना होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम मैनेजमेंट स्टार्ट करें लेकिन जिस चीज़ को मैनेज करना है वो बिल्ड ही ना हुई हो। तो इसलिए फर्स्ट जो 3 स्टेप्स हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। जो पहले 2 स्टेप्स होते हैं, जो सिक्योरिटी हार्डनिंग और जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है, वो पहले इसेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, लाइक एक बिल्डिंग बन गई, और फिर थर्ड स्टेप में उस पर जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स लगाए जाते हैं, और फिर फोर्थ में उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आपके पास आ जाता है। फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पैराडाइम, ये आगे आएगा।
इसको हम देखते हैं। अच्छा, फिर टॉपिक नंबर 207 इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़ वगैरह की डेफिनेशन हैं। पॉलिसीज़ फॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं जो सीनियर मैनेजमेंट प्रोड्यूस करती है और सपोर्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड होती हैं, मैंडेटरी भी होती हैं, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, जो क्या करते हैं वो पॉलिसीज़ को सपोर्ट और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स दोनों कंपलसरी होते हैं। फिर प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइंस जो हैं वो रिकमेंडेशंस होती हैं और हर यूज़र के लिए जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती कि हम अपने मर्ज़ी से जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। गाइडलाइन जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने रेफ्रिजरेटर है, कोई आपका फ्रीज़र है और उसकी कोई आपको गाइड बुक साथ मिली हुई है और उसमें है कि इस तरह से आपने क्लीन करना है अपने फ्रिज को, ठीक है। तो अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं कुछ, अगर आपके पास उस मटेरियल में से अवेलेबल नहीं है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं उसमें से। तो गाइडलाइंस जो हैं वो मतलब यूज़र स्पेसिफिक नहीं होती, हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जो है वो उनको फॉलो कर लेते हैं, जितनी वैलिड होती हैं, और जो नहीं होती हम उनको अपनी मर्ज़ी से ऑल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है गाइडलाइंस बाय नेचर शुड बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड डू नॉट नीड टू बी फॉलोड, ठीक है। तो ऐसे जिनको फॉलो एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस यहाँ से हमने आइडिया लेना होता है। फिर इस तरह कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि ISO का 27002 का क्या वेरिएंट है। तो ये आपके पास सिक्योरिटी टेक्निक्स असल में बताता है, और ये ISO 7 मतलब यहाँ इस वेरिएंट से जो है वो रीनेम होके ये बना है, ठीक है। इसी तरह PCI DSS स्टैंडर्ड क्या है। DSS तो पता चल गया डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, और PCI क्या था, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था कि मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह की मेथडोलॉजी जो इसलिए डिज़ाइन की जाए कि जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पेमेंट कार्ड्स को, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स, उनको सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर एंड JCB। तो इन सब की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो है PCI DSS, ठीक है। इसके 6 ब्रॉड गोल्स हैं और 12 रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आपके पास टॉपिक 231 आ जाता है, कोबिट 5। ये अगेन फ्रेमवर्क है आईसाका का IT गवर्नेंस के लिए, और ये मतलब हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो एक बैलेंस क्रिएट कर सकें रिस्क और बेनिफिट्स के दरमियान में, ठीक है। फिर आ जाता है निस्ट फ्रेमवर्क, और ये CSRC लाइक कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर ने इस्टेब्लिश किया था। और उसके अलावा इसमें हम बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी, प्रिवेसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब को जो है वो डील कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर चेंजेस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं नॉर्मल चेंजेस एंड देन यू हैव इमरजेंसी चेंजेस। जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं वो लाइक रूटीन चेंजेस इनको कह लें कि दोज दैट मस्ट गो थ्रू द चेंज प्रोसेस बिफोर बीइंग अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, कि नॉर्मल रूटीन में वो चल रहे होते हैं और अपने अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन से पहले उनको हम पूरे चेंज प्रोसेस से गुजारते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर तो हमें लगे कि ये हाई रिस्क चेंज है कि इसको फ़ौरन से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तो हम एक एडवाइजरी बोर्ड या एडवाइजरी बेंच या कमेटी बिठाते हैं, और फिर वो डिसाइड करती है कि ये चेंज इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक है। फिर इमरजेंसी चेंज क्या होता है, ये तब अराइज होता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड एरर, कोई सिक्योरिटी ब्रीच, कोई थ्रेट आपके सिस्टम में अराइज होता है, और फिर हमें फ़ौरन से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कोई चेंज करना पड़े, तो वो होता है इमरजेंसी चेंज। फिर कुछ आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो पैराडाइम है उसकी बात करनी है, वो ये है, ठीक है। तो रिएक्टिव, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो रिएक्टिव है, कि हम मीडिया के थ्रू जो है वो रिएक्ट तो कर लेते हैं किसी सिक्योरिटी ब्रीच पे, लेकिन जो अंदर से इम्प्लीमेंटेशन डीप डाउन की जानी चाहिए हम वो नहीं करते। फिर सुपरफिशियल है, लाइक अप टू द सरफेस तो है लेकिन अंदर से खाली है, होलो है। फिर कंटेंशन की IT टीम ने मतलब IT डिपार्टमेंट ने और बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ ध्यान या रिसोर्सेज कम जाते हैं, तो ये कंटेंशन हो जाती है, लाइक कह लें कि ट्रैफिक जैम हो जाती है, और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको मैक्सिमम जो है वो नहीं मिल पाता पोर्शन किसी भी रिसोर्स का। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी का भी यही चैलेंज है, ठीक है। इसी तरह बॉक्स अप्रोच, वही जो हमने बॉक्स सिक्योरिटी डिस्कस की है, और है गवर्नेंस ओवरकिल, कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें हम एग्जेक्टिव मैनेजमेंट पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, हालांकि गवर्नेंस तो 4th फेज़ है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का, जो बाकी 3 है हम उनको इग्नोर कर देते हैं, और जो 4th होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हालांकि हमें चाहिए कि हम पहले 2 पे फोकस करें, फिर 3rd पे एंड देन 4th पे। फिर मेच्योरिटी मैट्रिक्स में आपके पास 6 चीज़ें आ जाती हैं, फाउंडेशंस, फंडामेंटल्स, हार्डनिंग, प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड देन सिक्योरिटी, ठीक है। इनको एक बार रीड कर लेना है। फिर वर्ड डज सिक्योरिटी वैलिडेशन मीन, सिक्योरिटी वैलिडेशन हम पढ़ चुके हैं, ये अगेन रिपीट हो गया है, कौन इम्प्लीमेंट करता है वैलिडेशन को, ये सब कुछ भी हमने देख लिया है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग,
और ऑटोमेटेड टूल्स को यूज़ करके जो सिक्योरिटी टेस्ट होते हैं वो, और कोड रिव्यू। ठीक है, सिक्योरिटी एक्रेडिटेशन क्या होता है कि फॉर्मल वे में अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपका जो सिस्टम है वो ओवरऑल लाइक ठीक से काम कर रहा है उसकी सिक्योरिटी, तो अगर मैनेजमेंट इस चीज़ का अप्रूवल दे दे फॉर्मल वे में तो उसको हम कहते हैं कि ये सिक्योरिटी एक्रेडिटेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे SDLC का जो टॉपिक नंबर 267 है, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको एक बार रीड आउट कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे इसी के वही मेन स्टेप्स हैं जो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, इनिशिएशन, प्लान, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग एंड देन क्लोजिंग। फिर टॉपिक नंबर 272 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट्स हैं। इसमें आ जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ऑडिट्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स या ब्लैक बॉक्स असेसमेंट्स, रिस्क असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट, बग बाउंटी एंड रेड टीम मैं आपको बता चुकी हूँ। और बग बाउंटी में इस तरह होता है कि जो वेबसाइट्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, वो एक समझ लें कि ख़ुद से कोई इवेंट हेल्ड करती हैं और वो डेवलपर्स को जो है वो इनवाइट करती हैं कि वो आएँ और उनकी वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिक्योरिटी थ्रेट या बग फाइंड करके दिखाएं, और जो फाइंड करके दिखा देता है तो उसे बाउंटीज़ या कह लें कि उसे रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो ये है बग बाउंटी, तो ये भी सिक्योरिटी असेसमेंट की एक टाइप है। अच्छा, फिर आ जाता है टॉपिक नंबर 278। इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के कि हम फ्रॉड और पिलफरेज वगैरह से जो है वो बच जाते हैं। फ्रॉड का आपको पता है, पिलफरेज क्या होता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्टीलिंग और रॉबरी। ठीक है, तो अगर आपने अपने सिक्योरिटी पोस्चर में सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो हमारा सिस्टम जो है वो फ्रॉड और पिलफरेज से जो है वो बच जाता है। ठीक है, इसी तरह रिलायबल और रोबस्ट जो है वो लाइक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथेंड आपको IT सेटअप मिल जाता है। इसी तरह ये तो की बेनिफिट्स थे। और अगर हम बात करें कि अगर कोई सिक्योरिटी अटैक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ मार्केट गुडविल की जो आपकी रेपुटेशन होती है मार्केट में, आपकी बिज़नेस की, आपकी कंपनी की, वो ख़राब हो जाती है। फिर कस्टमर कॉन्फिडेंस सारा लूज़ हो जाता है, ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते आपके बिज़नेस की तरफ। ठीक है, और फाइन्स वगैरह या इस तरह के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड पिलफरेज और ये इन सब की डिटेल्स हैं थोड़ी थोड़ी जो भी हम ऊपर देख के आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखें कि जो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड पिलफरेज है, ये है एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम मेक्स इट हार्डर टू कंडक्ट फ्रॉड, अब्यूज़ और मिसयूज़ विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी कल्चर में ये 4 लेयर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इंप्लीमेंट किया हुआ है तो फ्रॉड वगैरह जो हैं वो आपके सिस्टम पे इजीली अटैक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह ऑडिट्स में क्या होता है, रिलायबल और रोबस्ट सेटअप भी एक इसका फ़ायदा है जिसकी वजह से हम बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी और डिज़ास्टर रिकवरी को अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनल टर्म सब्जेक्टिव प्रिपरेशन वीडियो ऑफ CS 205। इसके अलावा आपके जो मॉड्यूल्स हैं जो फाइनल टर्म के सिलेबस में, जो उनमें आपने ये देखना है कि टेबल की फॉर्म में जो भी आपको स्लाइड्स नज़र आएंगी वो आमतौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वो टेबल्स वगैरह जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से बेशक याद कर लेने हैं या समझ के याद कर लेने हैं या रीड आउट कर लेना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी और MCQs में अक्सर ही वहाँ से आ जाते होते। ठीक है, तो मेन राउंड अबाउट इसमें सारा कुछ हो गया कवर। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो उसको आप अपने एंड से एक बार रीड कर लें। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।